नमस्कार दोस्तों। 3 दिसंबर साल 1984 रात के करीब 12 बजे थे। भोपाल के जंक्शन स्टेशन के एस भोरवे और गुलाम दस्तगीर, ये दो कर्मचारी अपने रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात को करीब 1 बजे स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस से ट्रेन पहुंचती है और दस्तगीर अपने केबिन से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक एक आंखें जलने लगती है और गले में खराश होने लगती है। यह अपने सीनियर बोरवे को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं तो वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें भुरवे जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। दस्तगीर उनके सांसें चेक करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह जिंदा नहीं है। दस्तगीर इमीडिएटली ये समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। असल में बात क्या है कि भोपाल जंक्शन स्टेशन पर करीब 1 किलोमीटर दूर यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री जहाँ एक बेहद खतरनाक हादसा हो रहे थे। 50,000 पाउंड जहरीली गैस इस फैक्ट्री से लीक हो रही थी। MIC, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉस्फीन, ढेर सारी जहरीली गैसेज इस फैक्ट्री से निकलकर अब बड़ी तेजी से शहरों के चारों तरफ फैल रही थी। स्टेशन पर सबसे सीनियर मोस्ट आदमी दस्तगीर ही है। यह डिसाइड करते हैं कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को अपने शेड्यूल डिपार्चर के समय से पहले ही निकालना होगा। प्लान के अनुसार अभी 20 मिनट और रुकनी इस स्टेशन पर खड़ी रहनी थी। ट्रेन के सभी पैसेंजर ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थी और दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे लोगों को कोई खतरा पहुंचे। इसके लिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। उस स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को डिपार्चर करने के लिए लाइन क्लियर किया जाए। वो प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए पूरी जिम्मेदारी अपने खुद ऊपर ले लेते हैं। इसी बीच देखने को मिलता है कि स्टेशनों पर लोगों की भीड़ लगती जा रही थी। जब यह हादसा हुआ तो लोग अपने घरों से रात को सो रहे थे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कुछ लोगों के पास आंखों में जलन हो रही थी और कुछ लोगों के पास गाड़ियां थी, वो अपने उस शहर से दूर जाने लगते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग स्टेशन पर आके इकट्ठे होने लगते। वो नहीं जानते थे कि अब क्या किया जाए। भोपाल जंक्शन पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ लोग खांस रहे थे, रो रहे थे और चीखें निकल रही थी और उल्टियां हो रही थी। दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भागते हुए दिख रहे थे और जिस तरह से मदद हो सके उस तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे थे। या आसपास के स्टेशन के प्रोटोकॉल देते हैं। एम्बुलेंस आ जाती है और रेलवे डिपार्टमेंट से और बाहरी डिपार्टमेंट डॉक्टर इस जहरीली गैस से बचाने के लिए लोगों का इलाज करने की कोशिश करने लगते हैं और लोगों को ये महसूस होने लगा कि अब अपनी जान कैसे बचाई जाए। जहां एक तरफ कुछ अपने घरों से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे तो दूसरी तरफ उससे ज़्यादा लोग हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे थे। जाहिर सी बात यह है कि रात को सोते सोते आपकी आंखें जलने लगती है तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो आप हॉस्पिटल की तरफ ही भागेंगे। तो प्रॉब्लम ये थी कि ना तो रेलवे डॉक्टर्स को न ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ ऐसे सिम्टम्स तो कभी पहले नहीं देखे थे। वो नहीं जानते थे कि लोगों को क्या बीमारी हो रखी है और उसके पीछे क्या कारण है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 3 किलोमीटर दूर भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल। उन दिनों इन हॉस्पिटल में 1200 बेड्स की कैपेसिटी हुआ करती थी। रात के करीब 1:15 बजे इस हॉस्पिटल में पहला एक पेशेंट पहुंचता है, वो जो कहता है कि हमारे आंखों में जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है। इसके 5 मिनट बाद हजारों से ज़्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है उस हॉस्पिटल में। कुछ डॉक्टर को कार्बाइड की फैक्ट्री की कंपनी से पता करने की कोशिश करते हैं तो क्या हुआ है, लेकिन वहां से गलत इंफॉर्मेशन मिलती है। कंपनी के मेडिकल ऑफिसर LD लोया ने बताया कि यहाँ गैस जो पॉइजनस नहीं है। पेशेंट से के आंखों में एक गीली पट्टी बांध दो, उससे सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच कंट्रोल रूम में जाते हैं तो उनका देखते हैं कि सारा स्टाफ जोर जोर से खांस रहा है और आंखों में मल रहा है और समय था रात के करीब 1:25। वो कार्बाइड के फैक्ट्री में फ़ोन लगाते हैं। 2 फोन कॉल्स पर उनको जवाब मिलता है कि एवरीथिंग ओके, सब सही है। जब वो तीसरी बार फ़ोन लगाते हैं तो उन्हें जवाब आता है हमें नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पर सब। रात के 2:10 पर हॉस्पिटल में पेशेंट की संख्या 4000 से भी अधिक लोगों की संख्या पहुँच चुके थे। भोपाल के स्टेशन जंक्शन पर अलग ही कुछ हड़बड़ी मची हुई थी। उस स्टेशन से ट्रेन को रवाना कर चुके थे। उन्हें बाद में पता लगता है कि यहाँ के सीनियर HS भुरवे निकालने का इशारा देते हुए अब मारे गए।
इनके सीनियर ने भी कहा था इस प्लेटफॉर्म पर मत रोको, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाने दो। गुलाम दस्तगीर, उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे पाल के कुरान के शहर में रहते थे, चूँकि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था इस यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री से। लेकिन दस्तगीर अपने घर वालों के बारे में सोचकर भागते नहीं हैं। वो स्टेशन पर डटते रहे, लोगों की मदद करते रहते हैं। जो भी ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती है उसे कहा जाता है कि रोको मत, आगे चलते रहो। दस्तगीर के एक कॉली मंजूर अहमद खान उन 9 लोगों में से जो भोपाल से निकलने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ ये अपने स्टेशन आते हैं और रात के करीब 3 बजे इन्हें देखने को मिलता है कि दस्तगीर अपने प्लेटफॉर्म से भाग रहे हैं और लोगों की अटेम्प्ट कर रहे हैं और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने और अपने परिवार के बारे में एकदम नहीं सोच रहे हैं। द रेलवे मैन, जो इन्हीं असल जिंदगी की कहानी है, उनसे इंस्पायर्ड है। कैसे हमारे अनजान अनसंग अक्सर हीरो उस रात अपना कार्य कर रहे थे इस जहरीली गैस से लड़ते हुए। यह इंटरनेट की पहली सीरीज है जो कि ड्यूटी प्लेटफॉर्म पर। इस सीरीज के ट्रेलर को देख करके समझ सकते हैं उस हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे अपने लोगों की जान बचाने की। वहीं दूसरी तरफ सही मायने में वो एक्चुअली जानते ही नहीं थे कि इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जा सके। ज़्यादा डॉक्टर उस वक्त आँखों की जलन को ठीक करने के लिए लोगों को आई ड्रॉप देने की प्रयास कर रहे थे और एंटीबायोटिक्स देने का प्रयास कर रहे थे, और पेट में जो दिक्कत थी उसके लिए एंटी एसिड दिया करते। लेकिन असली ट्रीटमेंट तो तभी की जा सकती है जब सही मायने में पता चले कि इस गैस से जो मायने MIC जो फॉस्जीन है या कोई और हाइड्रोजन साइनाइड जिसकी गैस डॉक्टर्स को पता लगा कि फॉस्जीन पॉइजनिंग है। ऐसा इसलिए कि हादसे से 3 साल पहले ऐसा एक और हादसा हुआ था सेम यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में काम करने वाले अशरफ मोहम्मद खान की मौत हुई थी फॉस्जीन की लीक की वजह से। दूसरी तरफ कंपनी की तरफ बोला जा रहा था कि MIC है, इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन सिर्फ इरिटेशन होगा, सिर्फ नीली पट्टी बांध लो। और MIC की 38 डिग्री सेल्सियस पर होती है जो कि काफ़ी टेम्परेचर है। वही दूसरी तरफ फॉस्जीन 8 डिग्री सेल्सियस पर वेपराइज हो जाती है। और भोपाल में दिसंबर की ठंड थी तो यही एज्यूम किया कि डॉक्टर्स ने गैस फॉस्जीन होगी। किसी को ये नहीं पता था कि इस वक्त ये फैक्ट्री में हादसा हुआ उस वक्त टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के करीब था। अमेरिका में बैठे कार्बाइड के मेडिकल डायरेक्टर ने बिपिन अवस्थिया ने भोपाल के अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया कि साइनाइड पॉइजनिंग से इस की जा रही है तो लोगों को एंटीडोट के तौर पर सोडियम थियोसल्फेट दिया जाना चाहिए। पहले के एक्सपेरिमेंट के किया गया था कि MIC जब जलती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है हाइड्रोजन साइनाइड को यहाँ काउंटर करने के लिए सोडियम थियोसल्फेट एक सॉल्यूशन था। लेकिन बिपिन अवस्थिया ने अपने इस बयान को 10 दिन बाद भोपाल में हो रही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ कोई साइनाइड पॉइजनिंग नहीं है, ये तो एंटीडोट यूजलेस है जो कंपनी की तरफ से ये यूज की जाती है। MIC साइनाइड नहीं है, इसे कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। MIC नेचुरली डिक्रेट किया जाता है कि एनवायरनमेंट में पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं। लेकिन कंपनी की तरफ से इस स्टेटमेंट जो लेट आई थी, इस वक्त ढेरों पेशेंट हॉस्पिटल में थे, अपनी ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे थे। तड़पते हुए पेशेंट की मदद करने के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिस के मैकडॉनर सोडियम थियोसल्फेट 50,000 डोज के साथ भोपाल आते हैं। कई पेशेंट रिकवर कर रहे थे इसकी मदद से, लेकिन फिर एक पेशेंट की मौत हो जाती है। इसे देने के बाद खबर कहती है कि एक जर्मन डॉक्टर ने सोडियम थियोसल्फेट के हत्या कर दी थी। इसके चलते इस डॉक्टर को एंटीडोट के साथ वापस भेज दिया जाता है। गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर सोडियम थियोसल्फेट के यूज को रिजेक्ट कर देते हैं। इस सब के बावजूद भी कन्विंस थे कि लोगों को साइनाइड पॉइजनिंग हुई है। पहला तो इसलिए कि जब सोडियम सल्फेट के इस्तेमाल किया जा रहा था तो कुछ पेशेंट पर उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिल रहा था। दूसरा, भोपाल मेडिकल जो लीगल इंस्टीट्यूट डॉक्टर गिरीश चंद्रा ने जो बॉडीज़ की टॉक्सिस की खरी तो उन्हें साइनाइड पॉइजनिंग का लक्षण मिले। उन्होंने कहा कि अपने सोडियम थायोसल्फेट ही यूज करना चाहिए। हम हफ्तों बाद फरवरी में जाकर MIC डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन देता है कि हाइड्रोजन थियोसल्फेट यूज करो। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ। कंपनी की तरफ से भी अब जिस कंपनी की यह फैक्ट्री थी उन्होंने भी इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा किया था कि MIC और साइनाइड को लेकर। इसका सीधा जवाब है कंपनी एक बहुत
कम पोजीशन सेकेलेंस में लपेटे में थी। वो पैसे बचाने के लिए MIT के साथ इस एक्ट को कम दिखलाना चाह रहा था। सरकारी अथॉरिटी कंफ्यूजन में फंस गए, जो कि इससे कई लोगों की जान चली गई, बचाई जा सकती थी अगर सही टाइम से उन्हें स्टेटमेंट जीत दी जाती तो। गुलाम दस्तगीर, जिनकी कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, वो अपनी खुद की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के वो आखिरी 19 साल ज़्यादा तौर पर समय हॉस्पिटल में ही बिताते हैं। साल 2003 में जाकर उनकी देहांत होती है। सबसे शॉकिंग इस पूरी भोपाल चेक ये है कि इस हादसे के बारे में पहले ढेरों वार्निंग दी गई किसी अलग अलग लोगों के द्वारा। कई लोग कह रहे थे कि ये फैक्ट्री में कभी भी हादसा हो सकता है, यहाँ पर सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन ना तो कंपनी की तरफ से और ना ही सरकारी अथॉरिटी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। सन 1981 में जब अशरफ खान की मौत हुई थी तो उस समय कार्बाइड के एक्सीडेंट में इसके बाद मई 1982 में अमेरिका से 3 एक्सपर्ट भी भेजे गए थे कार्बाइड कंपनी में, जिनका काम था इस प्लांट के सेफ्टी मैनेजमेंट को जांच करना। इन्होंने टोटल में 60 से ज़्यादा हादसे दर्ज किए थे अपने रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि कैसे इमरजेंसी वैक्सीन और प्रोसीजर को अपने आसपास के लोगों को साथ कभी भी शेयर नहीं किया है। इसमें लिखा गया कि MIT के टैंक को बड़ी आसानी से कंटेनमेंट किया जा सकता है। और इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए ढेरों स्विच और वार्निंग के बारे में 3 आर्टिकल्स भी लिखे गए थे। बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए, और ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा यह भोपाल, और ना समझोगे तो आखिर मिट कहीं जाओगे। ये तीनों आर्टिकल लोकल न्यूज़पेपर राजपथ में यह काम करने वाले पत्रकार ने राजकुमार के स्वामी ने 2 हफ्तों के अंदर लिखे थे। जर्नलिस्ट के स्वामी का आखिरी आर्टिकल लिखा था भोपाल के प्लांट पर 16 जून 1984 को। यह नेशनल न्यूज़पेपर जो जनसत्ता में छपा था, इसमें लिखा था कि भोपाल में कभी भी यह डिजास्टर देखने को मिल सकता है। इससे आपको अहमियत पता चल जानी चाहिए कि देश में आज़ाद और इंडिपेंडेंट मीडिया की कितनी ज़रूरत है। सच बात तो यह है कि स्वामी ने कोई एक्स्ट्रा एकेडमिक काम नहीं की थी, उन्होंने अपना रोज़मर्रा का काम करने का प्रयास किया, इसलिए आज उन्हें एक अनसंग हीरो कहा जा सकता है। अपनी आखिरी आर्टिकल में वो एक और बड़ा खुलासा करते हैं, जिन्होंने कार्बाइड को भोपाल से निकालने के नोटिस दिया था। इसके जवाब में इनका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है और कार्बाइड 25,000 रुपये देती है ऑपरेशन को एक पार्क बनाने के लिए। इस बात से के स्वामी का तात्पर्य था कि सरकार में बैठे कुछ लोग कार्बाइड की मदद कर रहे थे ताकि वह सक्सेसफुली अपनी कंपनी को खोले रख सके।